एक माँ अपने 4 साल के मासूम बेटे का मर्डर करती है, फिर उसकी लाश को एक बैग में पैक करती है और फिर एक कैब में वो लाश वाला बैग रखकर 550 किलोमीटर के सफर पर निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाती, वही होता है जिससे बचने के लिए वह मंजिल पर निकली थी। कैब ड्राइवर अचानक गाड़ी को एक पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। सच में ये कहानी जितनी बेचैन करने वाली है, उससे ज्यादा वो वजह परेशान करती है, जिस वजह के लिए एक माँ ने अपने ही मासूम बच्चे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 6 जनवरी 2024 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट और एआई लैब की फाउंडर और सीईओ 39 साल की सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा के लिए उड़ान भरती है। गोवा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो वहां से सीधे होटल की ओर जाती है, क्योंकि होटल की बुकिंग सूचना ने पहले से ही करा रखी थी। होटल में जाने के बाद रिसेप्शन पर बकायदा वो अपना आईडी कार्ड भी देती है। 6, 7 और 8 जनवरी को सूचना अपने बेटे के साथ गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमती है। ये 3 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरा, अब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर तभी 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पर फोन करती है और बेंगलुरु के लिए एक कैब बुक करने को कहती है। होटल के ट्रेवल डेस्क को सूचना की ये बात बड़ी अजीब लगती है। ट्रेवल डेस्क पर मौजूद शख्स सूचना से कहता है कि कैब से बेंगलुरु जाने की बजाय फ्लाइट से जाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा और समय की भी बचत होगी। लेकिन सूचना कैब से ही बेंगलुरु जाने की बात को दोहराते हुए उसे उसके लिए उसी वक्त एक कैब बुक करने को कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि वो पैसे की चिंता ना करे, जो भी किराया होगा वो दे देगी। रात के 1 बजे कैब से अकेले सूचना निकल जाती है। अब रात 8 जनवरी से 9 जनवरी में जा चुकी थी। कार अब गोवा से बेंगलुरु के लिए चल चुकी थी। लेकिन सूचना के जाने में एक अजीब बात भी थी। सूचना होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी, लेकिन चेकआउट के बाद जब वो होटल छोड़ रही थी तब उसके पास सिर्फ एक बैग था, बेटा नहीं। गोवा से बेंगलुरु तक की दूरी 550 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। सड़क के रास्ते इस सफर को पूरा करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। उधर सूचना कार में बेंगलुरु की तरफ बढ़ रही थी, इधर गोवा में नई सुबह ने दस्तक दे दी थी। सुबह होते ही होटल के स्टाफ ने तमाम कमरों के साथ साथ सूचना के कमरे की भी सफाई करनी शुरू कर दी। तभी एक स्टाफ की नजर सूचना के कमरे में मौजूद खून की कुछ बूंदों पर पड़ती है। खून देखते ही वो घबरा गया। उसने फौरन होटल मैनेजर को इसकी खबर दी। मैनेजर ने फौरन कलिंगुट पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी। तब घड़ी में सुबह के 8 बज चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन होटल के उस कमरे में पहुंचती है। खून के निशान देखकर पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि इस कमरे में कुछ तो हुआ जरूर है। और पुलिस कमरे में ठहरे गेस्ट के बारे में पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि ये कमरा रात के 1 बजे सूचना सेठ नाम की एक महिला ने खाली किया था। गोवा पुलिस अब सूचना के बारे में होटल स्टाफ से पूरी जानकारी मांगती है और साथ ही साथ होटल के पूरे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने को कहती है। पुलिस को सूचना के आधार पर 4 साल के अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु से गोवा आने और रात के 1 बजे कैब से बेंगलुरु वापस जाने के बारे में पता चलता है। पुलिस भी फ्लाइट की बजाय कैब से बेंगलुरु जाने की सूचना के फैसले को जानकर हैरान रह जाती है। पर उससे भी ज्यादा हैरान वो तब होती है जब होटल के स्टाफ और सीसीटीवी कैमरे से ये पता चलता है कि वो आई तो एक बच्चे के साथ थी, लेकिन लौटी अकेली। अब सवाल ये था कि 4 साल का वो बच्चा कहाँ गया। सवाल ये भी था कि कमरे में मौजूद खून के वो निशान किसके हैं। पुलिस ने फौरन अपना दिमाग लगाया और होटल के ट्रेवल डेस्क से उस ट्रेवल एजेंसी का नंबर लिया जिसने सूचना के लिए वो कैब कार भेजी थी। अब कार के ड्राइवर का नंबर गोवा पुलिस के पास आ गया था। फौरन गोवा पुलिस ने कार ड्राइवर को फोन मिलाया। फोन मिलाते ही उससे कहा कि वो कार में बैठी मैडम से बात कराए। मैडम यानी सूचना के लाइन पर आते ही पुलिस ने उससे पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, वो आपके साथ वापस क्यों नहीं गया। सूचना ने बेखौफ जवाब दिया कि वो गोवा में ही एक रिश्तेदार के पास है, कुछ दिन बाद मैं वापस आकर उसको ले लूंगी। सूचना ने रिश्तेदार का भी पता दे दिया। गोवा पुलिस को लगा कि शायद वो फालतू में ही शक कर
कर रहे हैं। फिर भी पुलिस ने सूचना के दिए पते पर पुलिस की एक टीम भेजी, लेकिन पूरा इलाका छान मारने के बावजूद भी वो पता नहीं मिला जिसका पता सूचना ने दिया था। यानी सूचना का दिया पता फर्जी था। अब गोवा पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उनको विश्वास हो गया कि मामला गड़बड़ है, लिहाजा तुरंत पुलिस ने दोबारा उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया। पुलिस ने धीमे से ड्राइवर से कहा कि जैसे ही तुम्हें अपने करीब कोई पुलिस स्टेशन दिखाई दे, फौरन गाड़ी को वहीं लेकर जाओ। उस समय कैब बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले कर्नाटक के ही चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रही थी। तभी ड्राइवर की नजर चित्रदुर्ग में ही मौजूद आई मंगला पुलिस स्टेशन पर पड़ी। उसने फौरन गाड़ी को पुलिस स्टेशन में घुसा दिया। इससे पहले कि सूचना कुछ समझ पाती, ड्राइवर ने गोवा पुलिस की बात आई मंगला पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वालों को बताई और फोन मिलाकर गोवा पुलिस से उनकी बात करा दी। अब कर्नाटक पुलिस इनोवा कार में मौजूद उस बड़े बैग की तलाशी लेती है। जब बैग खोला जाता है तो ऊपरी कपड़े के नीचे एक बच्चे की लाश मिलती है। सूचना को फौरन हिरासत में ले लिया जाता है और गोवा पुलिस को भी लाश की खबर दे दी जाती है। अब गोवा पुलिस की एक टीम आई मंगला पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में जाते जाते गोवा पुलिस के मन में कई सवाल थे। 4 साल के जिस बच्चे की लाश बैग में थी वो कौन था? क्या वो सूचना का बेटा था? अगर बेटा था तो फिर एक माँ ने अपने ही हाथों अपने बेटे को क्यों मारा? कत्ल करने के बाद वो लाश को बैग में रखकर 550 किलोमीटर की दूरी तय करके बेंगलुरु क्यों जा रही थी? अगर उसे लाश ठिकाने ही लगाना था तो उसने गोवा में ऐसा क्यों नहीं किया? इन्हीं सवालों के साथ गोवा पुलिस की एक टीम कर्नाटक के आई मंगला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले हमें सूचना के बैकग्राउंड को जानना होगा। 39 साल पहले सूचना सेठ का जन्म कोलकाता में हुआ था। एक अच्छे परिवार से आने वाली सूचना बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसने फिजिक्स ऑनर्स में टॉप रैंक के साथ ग्रेजुएशन किया था। आगे चलकर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में भी महारत हासिल की। दुनिया की कई नामचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ी AI के एथिक्स के बारे में वो घूम घूम कर लेक्चर दिया करती थी। AI की अच्छाई और बुराई के बारे में बताया करती थी। सूचना के पास डेटा साइंस और AI में काम करने का 12 साल का एक्सपीरियंस था। बाद में उसने बेंगलुरु में एक स्टार्टअप माइंडफुल AI लैब नाम की कंपनी की शुरुआत की। 2010 में सूचना की मुलाकात बेंगलुरु में ही केरल के रहने वाले वेंकट रमन से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 9 साल बाद यानी 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। तब भी सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर 2020 में कोरोना आते ही मियां बीबी के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन बेटा माँ के पास रहता था। इस अलगाव के बावजूद वेंकट रमन अक्सर अपने बेटे से मिलने सूचना के पास आता था, लेकिन सूचना उसे बेटे से मिलने नहीं देती थी। अलगाव का ये मामला अब अदालत तक पहुंच चुका था। आगे चलकर कानूनी तौर पर दोनों का तलाक हो गया। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने एक और फैसला दिया। फैसला ये था कि बेटा अपनी माँ यानी सूचना के पास ही रहेगा। लेकिन वेंकट रमन महीने में 4 बार हर संडे अपने बेटे से मिल सकता है। बस कोर्ट का यही फैसला सूचना को गलत विचार की ओर ले भागा। वो अपने पति से इस कदर नफरत करने लगी थी कि उसके हिस्से में खुशी का पल आए ये उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और वेंकट रमन अपने बेटे से मिलकर हमेशा खुश हो जाता था। अब सूचना इस कदर गिर चुकी थी कि कैसे वो अपने पति की खुशियों को छीन ले। लेकिन इस खुशी के रास्ते में कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आ रहा था। सूचना को अपने पति और खुशियों से इस कदर नफरत थी कि नफरत की आग में उसकी ममता तक को जला डाला। अब वो मौके की तलाश में थी। इत्तेफाक से नए साल ने उसे ये मौका भी दे दिया। संडे की मुलाकात के कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार वेंकट रमन काम के सिलसिले में विदेश चला गया। अब इसको वेंकट रमन की गलती कहे या किस्मत, मतलब साफ था 7 जनवरी को पड़ने वाले संडे को वो अपने बेटे से नहीं मिल सकता था और सूचना इस संडे को खोना नहीं चाहती थी। इसी नफरत की आग में उसने 8 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के बीच अपने ही हाथों से अपनी ममता का गला घोट डाला। बेटे का कत्ल वो कर चुकी थी, लेकिन लाश को कैसे ठिकाने लगाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि बैग में लाश को ठूस कर वो फ्लाइट से बेंगलुरु नहीं जा सकती क्योंकि एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है।
और इस तरह से वो तो पकड़ी जाएगी। गोवा में वो अनजान थी। तब उसने तय किया कि वो कैब से सड़क के रास्ते में बेंगलुरु जाएगी और शायद उसी रास्ते में किसी सुनसान जगह पर वो लाश को ठिकाने लगा देगी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसजनक पहलू ये है, नफरत की आग के आगे सूचना ने माँ और माँ की ममता दोनों को भी जला डाला।